जुलाई 2016 की यह बात है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस वक्त अखिलेश यादव, और उनके ओएसडी थे आशीष यादव। दरअसल आशीष यादव ने एक फ़ोन मिलाया उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के एक डीएम को, और फ़ोन मिलाने के बाद बातचीत की और पूछा कि एक व्यक्ति है, वह कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, प्रशासन के प्रति उसका रवैया कैसा है। तो डीएम साहब ने कहा कि मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मैं एसडीएम से बात करती हूँ और कहती हूँ कि भाई आपसे बात करें। अब डीएम ने एसडीएम से बोला और एसडीएम ने सीधे बात की। अब ओएसडी ने उसी व्यक्ति के बारे में पूछा और पूछने के बाद बताया कि आखिरकार पे कैसा व्यक्ति है। तो ओएसडी ने जैसे जैसे पूछा वैसे वैसे एसडीएम ने जवाब दिया। इसके बाद फिर उस व्यक्ति से सीधे बातचीत होने लगती है। अब जब सीधे बातचीत होती है तो पता चलता है कि उस व्यक्ति ने कोई काम था और काम के लिए उसने आवेदन किया हुआ था, और उस आवेदन के बदले में उससे कुछ पैसे की डिमांड की जाती है। अब उस ओएसडी ने जब पैसे की डिमांड की तो यहाँ से लगभग अलग अलग बार में 40 लाख रुपए की रकम ओएसडी के नाम दे दी जाती है। लेकिन पता चलता है जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है, ना तो ओएसडी था और ना ही वो मुख्यमंत्री का कोई आसपास का रहने वाला कोई व्यक्ति था, बल्कि आगरा का रहने वाला एक 5वीं फेल एक व्यक्ति जिसने क्या फ़ोन करके न केवल एक आईएएस अधिकारी बल्कि एक एसडीएम और एक नेता को छल लिया, और छलने के बाद 40 लाख रुपए की ठगी कर ली। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक व्यक्ति ठगने के लिए चलता है, लेकिन वक्त से पहले ही सही कदम उठाया जाता है, और सही कदम उठाने के बाद आखिरकार ठगने से कोई व्यक्ति बच जाता है। जब इस खबर की गूंज फैलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति आखिरकार अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। आदाब, नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बरेली। दरअसल बरेली के ही रेलवे स्टेशन पर 17 नवंबर 2022 की सुबह लगभग 7:30 या पौने 8 बजे के आसपास एक खूबसूरत सी लड़की स्कूटर पर सवार होकर सीधे रेलवे स्टेशन की बाहर खड़ी हुई किसी का इंतजार कर रही थी। कभी वह फ़ोन पर बातें करती थी तो कभी उसका फ़ोन पर ध्यान जाता था, यह देखने के लिए कि आखिरकार जिसका वह इंतज़ार कर रही है वह कितनी देर में पहुंचेगा। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो जाती हैं और इसके बाद सामने से एक हैंडसम जो लड़का था वह सामने से आता दिखाई देता है। उसने उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, उसके कंधे पर 2 स्टार लगे हुए थे, नाम प्लेट लगी हुई थी और साथ में उसका एक वायरलेस भी लगा हुआ था, और वह मुस्कुराता हुआ उस लड़की की तरफ जब सामने आता है, दोनों की हाय हेलो होती है, और जब दोनों की हाय हेलो होती है बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। बस 6 महीने का है लंबा इंतज़ार था उस दिन को, इस घड़ी को। ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए कितने बेताब हो रहे थे, और जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि दोनों ही देखने में अच्छे खूबसूरत होते हैं, ना केवल लड़की खूबसूरत थी बल्कि लड़का भी हैंडसम अच्छा होता है। दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। लड़की अपने बारे में बताती है और लड़का अपने बारे में बताता है। बस यही बातचीत के सिलसिले में कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं कि यह बात अब न केवल इन दोनों के बीच में थी बल्कि अखबार, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से तमाम ज़माने में को पता चल जाती है। दरअसल कहानी शुरू होती है लगभग 6 महीने पहले, मई 2022 के आसपास की बात होती है। बरेली की एक लड़की होती है जिसका नाम उषा पंडित होता है, जो कि रेलवे कॉलोनी की निवासी होती है। उसके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाला सत्य त्रिपाठी होता है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ही एक इलाका है, एफएलसी डीए कॉलोनी, वहाँ का रहने वाला है। अब लड़का जब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो उस लड़की ने उस लड़के की जो प्रोफाइल थी उसको देखा, और प्रोफाइल पर पढ़ने वाली तस्वीरें थी या जानकारी थी जो भी अपनी टाइमलाइन पे वो डाला करता था, उसको देखा। देखने के बाद उस लड़की ने उसकी जो रिक्वेस्ट थी उसको स्वीकार कर लिया, और जब लड़के ने इस लड़की से बातचीत करने का सिलसिला शुरू कर दिया, दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं, और बातचीत करते करते की दोस्ती कुछ ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, और ज़्यादा आगे बढ़ने के बाद यह दोस्ती कहीं ना कहीं प्यार में तब्दील होने लगती है, और यह एक दूसरे से सुख की दुख बातें भी शेयर किया करते थे। अपने अपने बारे में बताया करते थे कि लड़की क्या करती है और लड़का
क्या करता है। दोनों की ज़िंदगी में बहुत खुशियों के दिन थे। इसी बीच में मौका देखते ही उस लड़के ने शादी का इजहार कर दिया। उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही लड़की ने यह बात सुनी, उसने कहा कि अभी तो हमारी ठीक से जान पहचान भी नहीं हुई है, तुम इतनी जल्दी शादी पर पहुँच गए। अभी तो हम एक दूसरे से अपरिचित हैं। जब तक परिचित नहीं होंगे तब तक शादी का क्या मतलब है। इसके लिए तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा और मुझे तुम्हारे घर जाना पड़ेगा। तुम्हारे परिवार वालों मेरे घर वाले से आकर मुलाकात करेंगे। मेरे घर वाले आपके घर वालों से मुलाकात करेंगे और वैसे भी मैं एक ब्राह्मण से शादी करना चाहती हूँ। लड़की ने जब यह बात की, मैं ब्राह्मण से शादी करना चाहती हूँ, तो उस लड़के ने साफ साफ कहा, सत्यम त्रिपाठी मेरा नाम है, बाप का नाम अमरनाथ त्रिपाठी है और मैं भी शुद्ध ब्राह्मण हूँ और मुझे किसी भी तरह की कोई आपको शंका है, मुझे लेकर तो आराम से जांच पड़ताल कर सकती हो। मुझे तो कोई दिक्कत कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन जब बात आती है कि तुम्हारे घर वालों को आना पड़ेगा तो लड़का थोड़ा मायूस हो जाता है और मायूस होने के बाद उधर से ऐसी आवाज़ आने लगती है जैसे कि लड़का शायद वो रो रहा था। लड़की ने उस लड़के को शांत करते हुए कहा कि आखिरकार दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, इतना परेशान क्यों हो। तब लड़के ने एक कहानी सुनाई। वो कहानी वाकई भावुक करने वाली थी। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में ऐसी कहानियाँ आए तो वाकई कोई भी भावुक हो सकता है। वो लड़का बोला कि मेरे पापा सीओ यानी कि क्षेत्र अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनाती होती है। उनकी माँ गृहिणी होती हैं। एक दिन कार से जा रहे थे, सामने एक वाहन आ जाता है और रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है और कार इतनी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाती है कि माता और पिता की मौके पर मौत हो जाती है। तब वह छोटा था। यह तो इत्तेफाक की बात है कि उस दिन कार में वह साथ नहीं था। अगर साथ होता तो शायद वह भी माता और पिता के साथ हमेशा हमेशा के लिए चला जाता। लेकिन इसी बीच में उसके परिवार यानी कि परिवार में किसी ने स्वीकार नहीं किया। नानी के यहाँ से उसके पास मैसेज आता है। उसे नानी के साथ यानी कि मामा उसे लेकर चले जाते हैं। मामा ने उसे पढ़ाया लिखाया और उसने बहुत ईमानदारी से मेहनत की और खूब पढ़ लिख कर वह साल 2019 में उत्तर प्रदेश में दरोगा की भर्ती निकालती है और उसके बाद उसका वहाँ पर चयन हो जाता है। अब वो फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा है। उसकी पोस्टिंग लखनऊ का ही एक हजरतगंज थाना है। उस हजरतगंज थाने में उसकी पोस्टिंग है। लड़की ने यह बात सुनी। लड़की को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि किसी का भी जीवन साथी एक तो हैंडसम अच्छा हो, उसकी फ़ोटो देखने में ठीक ठाक लग रही हो, उसके पास एक वर्दी यानी खाने कमाने वाला है, परिवार में माता पिता नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम उसने अपनी ज़िंदगी को खुद से आगे बढ़ाया है। ऐसे लोग तो वाकई बहुत एम्पावरिंग करने वाले होते हैं। लेकिन लड़की की शर्त यह थी कि तुम्हें मेरे माँ बाप से आकर बातचीत करनी पड़ेगी और बातचीत करने के बाद फिर आगे का सिलसिला बढ़ाओ। जब सब कुछ तुम्हें ठीक लगेगा तो उसके बाद मेरे बाबा आप और तुम्हारे यहाँ पर आएंगे और तुम्हारे घर परिवार को देखने के बाद आगे का सिलसिला शुरू कर देंगे। लेकिन क्योंकि यह ज़िंदगी भर तक का फैसला है, कहीं 2-4 दिन की कहानी नहीं है, इसलिए एक तारीख तय की जाती है और तारीख होती है 17 नवंबर 2022। और इस तारीख को जैसे ही उस लड़के ने कहा कि सुबह को एक ट्रेन चलती है, मैं उस ट्रेन में बैठ के आ जाऊंगा और बरेली रेलवे स्टेशन पर आकर उतर जाऊंगा। लेकिन बरेली तो मेरा देखा हुआ नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है। मैं चाहूँगा कि तुम खुद आ ही जाओ। लड़की भी यही चाहती थी कि उसे बरेली के रेलवे स्टेशन पर जाकर लेकर आए और उससे बातचीत का सिलसिला शुरू हो। दोनों एक जगह बैठ जाते हैं, एक एकांत की जगह और बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। बहुत बातें तो बहुत सारी होती थी, लेकिन देखा एक दूसरे को पहली बार था, इसलिए फेस टू फेस देखकर बातचीत करते हैं। जब लड़की बताती है कि मैंने तो वकालत का कोर्स किया था और मैं वकालत की ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। लड़के ने कहा कि 2019 में पोस्टिंग हो गई थी और मुझे हजरतगंज थाना मिल जाता है। तो लड़की पूछती है कि तुम्हारे पास जो केस आते हैं, विवेचना आती है, तो तुम किस तरह से करते हो, क्या क्या तरकीब बढ़ाते हो, क्या क्या तुमने ट्रेनिंग में सीखा है। जब उस लड़के ने एक बात सुनी तो उसने कहा कि हम लोग यहाँ आपस में एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए आए हैं या फिर अपने प्रोफेशन के बारे में जानने के लिए आए हैं। लड़की ने कुछ इस तरह के बहाने बनाने की कोशिश की। लड़की ने कहा कि कैसे बात कर रहे हो, बस मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार विवेचना
तुम कैसे करते हो? वो कहता है कि यह काम तो हम लोगों का है, पुलिस का है, काम है विवेचना करना, जांच करना, पड़ताल करना। वकील यह वाला काम कब से शुरू करने लगे? दोनों की बात हंसी मजाक में चल रही थी। हंसी मजाक से चलते चलते लड़की ने फिर एक और सवाल कर लिया और दूसरे सवाल करने के बाद उसने कहा कि यह जो धारा है 134, इसका क्या मायने होता है? क्या इसकी धारा है, बारे में बताओगे? लड़का फिर मुस्कुरा के बातचीत करने वाले मामले को टालने लगता है। लड़की सवाल कर रही थी और वो लड़का यानी कि दरोगा जी जवाब ही नहीं दे रहे थे। अब दरोगा जी को लगता है कि यार ये किस तरह की बातें कर रही है। तभी लड़की ने एक और सवाल कर दिया। उसने कहा कि सीआरपीसी की धारा के बारे में थोड़ा इसकी डिटेल बताइए कि कैसे ये काम करती हैं, कब लगती हैं, किस रूप में लगती हैं। ये इस तरह की बातें जब उसने करना शुरू किया। और तुम ट्रेनिंग में तुमने क्या क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, अब तुम क्या करते हो, तुम्हारी ड्यूटी का टाइमिंग क्या होता है? वो महिला वकील लगातार सवाल कर रही थी। सवाल करते करते उस लड़के को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद वो अपना पर्स निकालता है। पर्स निकालने के बाद उसके सामने आई कार्ड रख देता है। कहता है यह रहा मेरा आई कार्ड, वर्दी पहनी हुई है, ये सब कुछ है, नेम प्लेट लगी हुई है, मेरे पास वायरलेस भी है। ऐसी क्या चीज़ नहीं है, बताओ किससे बात करनी है? चलो मेरे साथ चलो। लड़का थोड़ा ताव में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है। उस लड़की की तरफ को जब उसने आई कार्ड दिखाते हुए हाथ को आगे बढ़ाया तो लड़की ने भाई आई कार्ड लिया और आई कार्ड लेने के बाद उसको देखने लगी, लेकिन वो कैसे पहचान पाती कि ये असली है नकली है? तभी उस लड़की ने उसका फ़ोटो खींचा। पुलिस लाइन में उसके एक और परिचित दरोगा थे जो कि परली पुलिस लाइन में तैनात थे। उनके पास वो एक फ़ोटो भेजती है उसी आई कार्ड का जो सत्यम त्रिपाठी का होता है। और दरोगा जी ने कहती है कि दरोगा जी ज़रा देख के बताइए, इस लड़के से मेरे रिश्ते की बात चल रही है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बस आप देख के बता दीजिए क्या ये असली है या नकली है। उन्होंने कहा कि भाई इसे देख के तो एकदम से पता नहीं चल पाएगा, अगर कोई एतराज़ ना हो तो इसे पुलिस लाइन लेके आ जाओ, मैं इससे बातचीत कर लूँगा, हो सकता है यहाँ से कुछ रास्ता बन जाए। जैसे ही उस लड़के सत्यम त्रिपाठी से यह बात कही जाती है तो सत्यम त्रिपाठी कहता है कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मुझे एक वहाँ पर महिला दरोगा है, उनसे मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है, तो मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं है। यहाँ से अभी ये दोनों बातचीत कर रहे थे कि स्कूटर पर बैठते हैं, सीधा पुलिस लाइन पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद अब इस दरोगा को एक और महिला दरोगा से बातचीत करनी थी, मुलाकात करनी थी। ये लड़की यानी कि वकील सीधा अपने मिलने वाले परिचित दरोगा के पास जाती है और पूछती है कि इसके बारे में पता तो करो कि ये क्या सही है क्या गलत है। तो इसी बीच में उन्होंने कहा कि ये पास में दरोगा जी से मिलने गया है तो क्यों ना भी चलते हैं। ये महिला पुलिस वाली महिला वकील और पुलिस का जो दरोगा जो पुलिस लाइन में तैनात था उसने सीधा उस दरोगा के पास जाती है जिसने वर्दी पहनी हुई थी। उसके पास जाने के बाद उससे बातचीत करते हैं तो बातचीत करने के बाद पता चलता है कि वो फर्जी दरोगा है, मत असली दरोगा है ही नहीं। और वो अभी तक उसके पास जितनी भी चीज़ें थीं, चाहे वो डंडा हो या फिर उसके पास वायरलेस हो, सिस्टम हो, जो भी सामान था उसको देखकर हो या कपड़े की सिलावट हो, बस हर एक चीज़ उसको देखकर कोई यह कह नहीं सकता था कि यह नकली है। अब लड़की के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि जिससे लोग 6 महीना से लगातार बातचीत कर रही थी वो फर्जी दरोगा निकला। आखिरकार वो करे तो क्या करें, वो समझ नहीं पा रही थी। उसने दरोगा से बातचीत कर ही ली थी जिससे जान पहचान का था। वो उसको कोतवाली लेकर जाता है। कोतवाली में जो एसएचओ होते हैं हिमांशु निगम पूरी कहानी सुनते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद कहते हैं कि मैडम आपको पता नहीं है, आपको तो एक तहरीर देनी ही पड़ेगी, शिकायत पत्र आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद एफआईआर होगी, इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया जाएगा। आखिरकार उस महिला वकील को मजबूरन एक प्रार्थना पत्र देना पड़ता है और कोतवाली में मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुकदमा अपराध संख्या 0506 आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 170 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। वो जो पुलिस वाला था, इस बीच में जब दरोगा और महिला पुलिस वाले जब उसे देखने के लिए जाते हैं तो इन दोनों को देखकर भागने लगता है।
अब उन दोनों में बहुत कड़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार दौड़कर उस फर्जी दरोगा को पकड़ लिया, सत्यम त्रिपाठी जिसका नाम होता है, जो कहता है कि मैं हजरतगंज थाने में मेरी पोस्टिंग है, तैनाती है। अब उसे जब थाने लेके जाते हैं, पूछताछ करते हैं, तो पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि जो उसने अपनी माँ और बाप के एक्सीडेंट की कहानी सुनाई थी वो भी फेक थी। जो उसने अपने मामा यहाँ पढ़ाई की कहानी सुनाई थी वो भी फेक थी। साथ ही उसने जो कहानी सुनाई थी उसका 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा के पद पर तैनाती हो गई है, वो कहानी भी फेक थी। आखिरकार कहानी असली क्या थी? जब पुलिस ने उससे जांच पड़ताल करने के बाद उससे पूछताछ की कि तुम्हारी असली कहानी क्या है, तो उसने कहा कि साहब मैं ड्राइवर हूँ और मैं गाड़ी चलाता हूँ। अब जैसे ही बाकी सब लोगों ने सुना तो सब के सब हंसने लगे कि तुमने अगर ड्राइवर ही हो तो तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तुमने यह वर्दी कहाँ से सिलवाई, कहाँ से ली? उसने कहा कि साहब बाकी पुलिस वाले भी जहाँ वर्दी सिलवाते हैं मैं भी वहाँ पहुँच गया और जाकर मैंने वर्दी सिलवा ली, इसलिए आसानी से वर्दी उपलब्ध हो जाती है और पुलिस वालों ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ही लिया था। तो पूछा जाता है कि तुमने यह सब क्यों? उसने कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता था, लड़की देखने में वाकई बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत होती है, उस पर दिल आ जाता है, इसलिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और उससे इम्प्रेस करने के लिए उसने फर्जी दरोगा बनकर यह पूरी कहानी तैयार की। लेकिन कहते हैं कि झूठ के पाँव चलते बहुत तेज हैं, लेकिन उनकी जो रफ्तार जितनी तेज़ी से चलती है उतनी ही तेज़ी से रुक भी जाती है। झूठ के कदम ज़्यादा दिन चल नहीं पाए और जब नहीं चल पाए पहली ही मुलाकात में उसकी कहानी खुलकर सामने आ जाती है। फिर पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देते हैं। जब वह जेल जा रहा था तो उसकी कहानी फिर अखबारों में, सोशल मीडिया और टेलीविज़न पर प्रसारित हो जाती है। तब लोगों को लगता है कि शादी के लिए उस बेचारे ने, जो ड्राइवर होता है, एक फर्जी दरोगा के रूप धारण किया और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा, तो जेल हाथ लगी। सलाखों के पीछे पता नहीं कब तक ज़िंदगी गुजारेगा और कैसे वो छूटेगा, कैसे नहीं छूटेगा, यह तो खैर भविष्य के घर में छुपा हुआ है। लेकिन जो उसने अपने दामन पर दाग लगाया था, खाकी वर्दी पहनकर उस दामन के, शायद उस दाग को कभी वह शायद मिटा नहीं पाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह उस महिला ने अपनी समझदारी या परिचय देते हुए अपनी लाइफ को बर्बाद होने से बचा लिया, ठीक ऐसे ही सीख बहुत सारे लोगों को लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल का सोशल मीडिया का ज़माना है। बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है, एकदम से प्यार हो जाता है, फिर एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने का फैसला कर लेते हैं और जब पता चलता है, जब तक बहुत देर हो चुकी हो जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों।